गुड इवनिंग क्लास। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक सेट के 2 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। पूरा एक सैंपल में डिस्कस किया था कि जो भी था हमारा। गुड इवनिंग। कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर का पूरा एक जो क्वेश्चन था वो हमने पूरा क्या किया था, उसके जितने भी एमसीक्यू पार्ट थे वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। और जो मैप वाला पार्ट था वो भी हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम जो दूसरा पेपर है उसी साल का जो सेकंड सेट होगा उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं कि सेकंड सेट में कौन से 20 एमसीक्यू पूछे गए थे और क्या मैप पूछा गया था, ठीक। अगर हम देखें तो सेकंड सेट का जो पहला क्वेश्चन था, सेकंड सेट का जो आपका पहला क्वेश्चन था वो ये था, कैन आई स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है amongst the given countries which one of the following country has the highest rank in human development index। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाईएस्ट रैंक किसका था? तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया, तीसरा है नेपाल और चौथा है म्यांमार, ठीक है जी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द वर्ल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भाई इसका मतलब सुनो, जहां जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो इसका मतलब वो नहीं कि वही उसका आंसर हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का नंबर 130 है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा इसमें फिर? क्योंकि सबसे पहले भारत है, तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे कम जिसकी रैंकिंग होगी वो सबसे ऊपर होगा ना। जैसे कि एक बात बताओ, अगर सबसे ज्यादा अमीर देश अमेरिका है और चौथे पे भारत है, तो क्या चौथा सबसे अमीर देश भारत होगा? नहीं, जिसकी वैल्यू कम है वो सबसे अमीर होगा ना। तो वही चीज यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की बात करें तो अलग अलग कंट्रीज में भारत कौन से नंबर पर आ रहा है डेवलपमेंट के मामले में? 130, ठीक। म्यांमार कौन से पे आ रहा है? 148 पे आ रहा है, ठीक है। नेपाल 149 पे आ रहा है, पाकिस्तान 150 पे आ रहा है। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ज्यादा अच्छी रैंकिंग जो किसकी है वो किसकी है यहाँ पे? वो है इंडिया, भारत, ऑप्शन नंबर बी। तो हमेशा बड़ी वैल्यू ही आपका आंसर नहीं होती है। आप ये देखो कि पूछा क्या जा रहा है आपसे। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है तो भारत 130वें नंबर पर आता है, तो इसीलिए इन सब में सबसे अच्छा कौन पोजीशन पर है? इंडिया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इंडिया होगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब अगर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following are the main components of a political party, choose the correct option। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बार अपने स्कूल के पेपरों में देखा होगा कि कह रहा है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनके कंपोनेंट्स कौन कौन सी चीजें होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर बनाते कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो ऑप्शन है, पहला लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर, तीसरा फॉलोवर, चौथा प्रेशर ग्रुप। तो कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? पहला देखो, ध्यान सुन लो, पहला है लीडर, दूसरा है एक्टिव मेंबर और तीसरा है फॉलोवर और चौथा है प्रेशर ग्रुप। तो अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? तो कभी भी किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो 3 चीजें चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन सा सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर जो है वो क्या क्या है आपका? पहला कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो लीडर तो होना ही चाहिए। विदाउट लीडर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। आप सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो आप अगर आम आदमी पार्टी की बात करो तो उसका लीडर कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो बिना किसी लीडर के आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, तो आपको लीडर चाहिए। अब पार्टी कभी भी एक इंसान से तो नहीं बनेगी, पार्टी कभी भी आपकी एक इंसान से तो नहीं बनेगी, तो आपको एक्टिव मेंबर्स भी चाहिए अपनी पार्टी में, और तीसरा उसको फॉलो करने वाले लोग भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने पार्टी बना ली और कोई आपकी पार्टी की वैल्यू ही ना हो, कोई फॉलो ही ना करता हो, तो क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी पार्टी की? इसीलिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको बनानी है तो ये 3 चीज होने बहुत ज्यादा जरूरी है, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है।
कह रहा है कनाडा, क्या कनाडा में यूनिटरी सिस्टम है, मतलब क्या एक ही पर्सन शासन कर रहा है? बोलीविया फेडरल है, ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी है, स्पेन फेडरल है। तो कौन से वाला सही मैचिंग हो रखी है यहाँ पे, ये वाला आप मुझे बताओ। कनाडा यूनिटरी, बोलीविया फेडरल, ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी या स्पेन फेडरल? तो अगर हम बात करें तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है, वो है आपका स्पेन। स्पेन में फेडरल गवर्नमेंट है। स्पेन में क्या है, स्पेन में फेडरल गवर्नमेंट है। तो इस चीज को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटरिज्म बाय द स्ट्रेंथनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? तो बेल्जियम ने मेजोरिटरिज्म को कैसे सॉल्व किया था, किस चीज को स्ट्रेंथ करके? मतलब बेल्जियम में की अगर हम बात करें तो वहां पे एक समाज की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी और एक की कम थी। तो इसी चीज को, इसमें कोई कंफ्लिक्ट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, तो इसी चीज को कैसे बेल्जियम ने सॉल्व किया था? तो पहला ऑप्शन है यूनिटरी मेथड, दूसरा है प्रेसिडेंशियल, तीसरा है फेडरल और चौथा है पार्लियामेंट्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? भारत में भी यही है, क्या है? फेडरल। फेडरल ही चीज थी, उसने भी पावर को क्या किया था, डिवाइड किया था, सबको बता दिया था कि आपकी क्या क्या पावर है जो आपको मिली हुई है। तो इसीलिए वहां पे मेजोरिटिज्म को ऐसे खत्म कर दिया था, ठीक है जी। एक ही शख्स के हाथ में, एक ही गवर्नमेंट के हाथ में, एक ही लोग के हाथ में पूरी पावर नहीं दी गई थी, जो कि कहां देखने को मिला था हमें? श्रीलंका वाले केस में देखने को मिला था, और वहां पे बहुत तगड़ा सिविल वॉर हुआ था। लेकिन बेल्जियम में ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसने फेडरलिज्म को अपना लिया था, उसने पावर डिवाइड कर देते यहाँ के लोगों में, यहाँ की पार्टीज में, तो दिक्कत, ये डिस्प्यूट देखने को नहीं मिला था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फेडरल, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम वन आयरन ओर, दूसरा माइका, तीसरा बॉक्साइट, चौथा कोल। अब कह रहा है मेजर माइंस कौन कौन से होंगे इसके लिए? आयरन ओर के लिए कौन सी मेजर माइन होगी, माइका के लिए कौन सी होगी, बॉक्साइट के लिए कौन सी होगी और कोल के लिए कौन सी होगी? आप लोग बताने की कोशिश करें कि इसका क्या आंसर होगा, बताइए। आयरन और सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? आयरन और सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो जगह है आपका चंद्रपुर। तो सबसे ज्यादा जहां पे आपको आयरन और देखने को मिलेगा वो जगह कौन है? वो जगह है आपका चंद्रपुर, ठीक है जी, वो जगह है आपका चंद्रपुर। माइका को सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? तो माइका को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा गया में। ये हो गया दूसरा, तो माइका का हो गया गया। तीसरे की अगर हम बात करें बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? तो बॉक्साइट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है माइकाला में। और जो बच गया कौन? कोल। कोल कहां देखने को मिलेगा? सिंगरौली में। तो कौन सा ऑप्शन है? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ये आप समझ के नहीं कर सकते, ये आपको याद ही रखना होगा कि सबसे ज्यादा आयरन और कहां देखने को मिलता है? वो चंद्रपुर में। माइका कहां देखने को मिलता है? गया में। बॉक्साइट कहां देखने को मिलता है? भाई काला में। और कोल कहां देखने को मिलता है? सिंगरौली में। तो आपको ये चीजें याद करनी होगी। एक एक एमसीक्यू की वैल्यू है, अगर आपको 90% पार मार्क्स लेके आने हैं तो इसलिए, ठीक है जी। और बच्चे अगर आप देखोगे ना, वो बेशक मैथ साइंस में स्कोर ना कर पाए, बट हिस्ट्री वाले पोर्शन में मोस्टली बच्चों को 70 पार मिल जाता है 80 में से। 70 कहे जाते हैं अगर आप अपने आंसर को फॉर्म करना जानते होंगे तो, ठीक है। बट उसके लिए आपको एमसीक्यू वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मैथ वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको 25 मार्क्स दिलाता है, ठीक है जी। अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि which of the following become a part of United Italy in 1866? कह रहा है 1866 में इटली का एक हिस्सा कौन बन गया था? 1866 में इटली का हिस्सा कौन बन गया था? कौन जाके इटली में मिल गया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें, इटली में 1866 में कौन जाके मिल गया था? कह रहा है सार्डिनिया, पीडमोंट, वेनेटिया, सिसिली, पापुआ स्टेट। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है आपका वेनेटिया।
1866 में इटली में जाके कौन मिल गया था? वेनेडिया मिल गया था। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग रीजंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका टिल द 19th सेंचुरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि 19th सेंचुरी तक अमेरिका से यूरोप तक लोग क्यों माइग्रेट करते थे, क्यों अमेरिका से लोग यूरोप में जाते थे, क्या कारण है? 19th सेंचुरी तक की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन, क्या कारण था उनके माइग्रेट करने का? ठीक, पहला ऑप्शन है पॉवर्टी एंड हंगर, दूसरा ऑप्शन है स्लेव्स फॉर सेल, तीसरा ऑप्शन है वाइड स्प्रेड ऑफ डिजीज और चौथा ऑप्शन है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड परसेक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर? अब देखो कौन सा सही होगा, पॉवर्टी एंड हंगर। अब एक बात बताओ, अगर कोई लोग अगर जा रहे हैं छोड़ के, तो एक बात बताओ, स्लेव्स फॉर सेल के लिए कोई जाएगा क्या? कोई भी स्लेव्स फॉर सेल के लिए तो नहीं जाएगा भाई, कि मजदूरी जाके वहां पे क्या करेगा, खुद को अपनी मजदूरी के लिए किसी के हवाले कर देगा कि भाई मैं आपका मजदूर बनने को तैयार हूं। तो बी ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है जी, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपके तीन ऑप्शन थे। कौन सा? पॉवर्टी एंड हंगर, वाइड स्प्रेड ऑफ डिजीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता था। तो इसे कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड इसका आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, द ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्वल्स इज। तो बुक ऑफ मार्वल का ऑथर कौन होगा? देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन ये कह रहा है द ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्वल, द ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्वल कौन होगा? तो अगर इधर ध्यान से देखें, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें एक बार। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है। अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं, अगर आप कोई भी टिक करके आओगे, अगर आप कोई भी आंसर टिक करके आओगे, यू विल गेट मार्क्स। बट नजदीकी कौन सा आंसर होगा ये एक बार मुझे बताइए। हेलो, बताइए। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता, जिसके बाद भी अगर ये सेट मिला होगा पिछले साल, और उसने अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? करेक्ट तो नहीं, बट जो ज्यादा नियर टू करेक्ट है वो कौन सा है? मार्को पोलो। तो जिन्होंने भी यहाँ पे अभी जो तुक्का लगाया है मार्को पोलो का, वो ज्यादा करेक्ट है औरों के मुकाबले। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इसमें वास्को डी गामा भी करके आते हैं ना, तब भी आपको 1 मार्क मिलता कि किसमें इंफॉर्मेशन अधूरी थी। तो इसीलिए यहाँ पे सीबीएसई आपको 1 मार्क्स देता ही देता। ठीक है जी। साइंस के पेपर में भी एक क्वेश्चन में गलती थी, तो सीबीएसई ने वहां पे भी सबको 1 मार्क अवार्ड में दिया था। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई जो पेपर बनाता है उसमें गलती नहीं होती है, गलती होती है, बट शर्त ये है कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर रखा हो। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो सीबीएसई आपको 5 मार्क का क्वेश्चन क्यों ना वो आधा भी नहीं देगा। और आपने अटेम्प्ट कर दिया, बस एक वर्ड भी लिख दिया ना, एक लाइन लिख के आ गए हो और गलती था, तो आपको पूरे 5 के मार्क्स मिल जाएंगे। बट शर्त ये है कि आपको उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है जी, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद सीबीएसई कहता है कि कोई भी क्वेश्चन खाली ना छोड़े, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है जी। चलिए जी, अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, assume you are doing research on 15th century print culture। आप रिसर्च कर रहे हो किसमें? 15th century print culture पर। Which of the following would be the most significant advantage for your research? तो आपके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज कौन सी हो सकती थी रिसर्च के लिए? तो बताइए मुझे आप लोग, आपके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज कौन सी हो सकती थी रिसर्च के लिए? आप रिसर्च कर रहे थे। पहला, इजियर एक्सेस टू रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, तो बहुत मुश्किल थी, वो आपको आसानी से मिल जाए, वो अपनी एडवांटेज था। दूसरा, रिड्यूस नीड फॉर लाइब्रेरीज। आपको लाइब्रेरी पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता फिर। ठीक है। इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कॉपी टेक्स्ट बाय हैंड।
तो इससे आपको कोई भी टेक्स्ट जो है वो कॉपी करने में आसानी हो जाती है हाथों से। या चौथा, इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट। इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट, तो क्या आंसर होता? तो आपके जो आंसर होता इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट। क्योंकि अगर आप रिसर्च कर रहे होते 15th सेंचुरी के टाइम का रिसर्च कर रहे होते तो आपके लिए क्या ज्यादा आसानी से हो जाता, सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता आप लोगों के लिए, वो होता क्या? इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट। ये आपका आंसर होता। ये कोई बुक का नहीं था, ये जनरल नॉलेज था आपके हिसाब से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, arrange the following categories of forest in India from the largest to the smallest in terms of area and choose the correct option। तो कह रहा है आपको इन डेटा को किस में अरेंज करना है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में। तो सबसे ज्यादा कौन सा एरिया रिजर्व देखने को मिलेगा? टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे ज्यादा रिजर्व्ड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है या अनक्लास्ड एरिया है। अब इसको आप लोग एक बार सीक्वेंस से अरेंज करने की कोशिश करो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। सबसे ज्यादा पहला रिजर्व है, कौन सा है बताइए एक बार जरा मुझे। देखो ये जो सीक्वेंस दे रखा है ना, यही इसका आंसर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे ज्यादा रिजर्व्ड एरिया है, फिर प्रोटेक्टेड एरिया है और फिर अनक्लास्ड एरिया है। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो यही सीक्वेंस इसका आंसर था। सबसे ज्यादा रिजर्व्ड एरिया है, फिर प्रोटेक्टेड है और फिर कौन है? फिर है आपका अनक्लास्ड। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, जिसमें आपको सिंपल सी बात क्या है, कोई निगरानी नहीं है, जो इंसान लोकली जो लोग यूज करते हैं वो अनक्लास्ड। ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो कहां पे देखने को मिलेगा सरिस्का वाला? सरिस्का जो है आपको राजस्थान स्टेट में देखने को मिलेगा। हो सकता है मैपिंग में भी आ जाए। ठीक है जी, क्योंकि मैपिंग में डैम, सेंचुरीज और कांग्रेस के सेशन यही मोस्टली वाले पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? राजस्थान में। कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में। ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं ये मैच द फॉलोइंग है, ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग फर्स्ट विद सेकंड कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैम हीराकुंड कहाँ देखने को मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। हीराकुंड कहाँ देखने को मिलेगा? गांधी सागर कहाँ देखने को मिलेगा? नागार्जुन सागर कहाँ देखने को मिलेगा? और मैथुर कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, चंबल, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो कहाँ देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट मुझे बताइए एक बार आप लोग, कि हीराकुंड कहाँ देखने को मिलेगा, गांधी सागर कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक, गांधी सागर कहाँ देखने को मिलेगा, और नागार्जुन सागर कहाँ देखने को मिलेगा, और मैथुर कहाँ देखने को मिलेगा। तो जो हीराकुंड है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? महानदी में। हीराकुंड कहाँ देखने को मिलता है? महानदी में। अगर हीराकुंड महानदी में देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे आप कंफर्म हो कि हीराकुंड अगर महानदी में है, हीराकुंड अगर महानदी में है, तो चौथे से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ए, सी और डी। तो बी कभी नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो है हमारा गांधी सागर, गांधी सागर कहाँ देखने को मिलता है? गांधी सागर कंफर्म चंबल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? गांधी सागर चंबल में देखने को मिलेगा। तो गांधी सागर चंबल में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब नागार्जुन सागर कहाँ देखने को मिलेगा? कृष्णा में। और कौन बच गया? मैथुर। ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन सी, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस चीज को याद रखना। देखो इसमें भी मैं अगर आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये है, ठीक है, और एक ये जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, एक ये हीराकुंड और एक ये नागार्जुन सागर। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना ही रखना है कि हीराकुंड आपका महानदी में है और नागार्जुन सागर आपका कहां पर है? कृष्णा। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन
रिगार्डिंग मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व इन द कृष्णा गोदावरी इशू। तो कौन से वो स्टेट्स थे जिन्होंने पूरा इंटरेस्ट दिखाया था, किसमें इन्वॉल्व थे कृष्णा गोदावरी इशू में? तो कौन से स्टेट थे? ए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, एंड डी झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तो कौन से वो स्टेट थे जिन्होंने किसमें कृष्णा गोदावरी इशू में अपना इंटरेस्ट दिखाया था? तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे आपके हिसाब से? कौन से वो स्टेट थे जिन्होंने कृष्णा गोदावरी में अपना इंटरेस्ट दिखाया था? तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा आप मुझे। कौन कौन सा? देखो जो सी कह रहे हैं वो गलत हो बेटा इस बार। जो करेक्ट आंसर है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, जो बच्चे बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो कृष्णा गोदावरी में जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था वो कौन कौन से राज्य थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, कृष्णा गोदावरी इशू में इन्वॉल्व थे। कृष्णा की अगर आप बात करो यहाँ पे तो ये तीनों के आसपास होकर गुजरती थी, इसलिए तीनों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था। तीनों से होते हुए गुजरती, जैसे गंगा बहुत उत्तराखंड से होते हुए आगे तक जाती है, तो यहाँ से इन सबसे गुजरते हुए जा रही थी, इसीलिए इन तीनों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था इस मामले में। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। अगर आप लोग दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, अटेंड अ वेडिंग बाय रोड इन January. Which of the following crops will you notice prominently in the field during the journey? तो कह रहा है अगर आप जनवरी के महीने में दिल्ली से कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़। तो आपको कौन सा क्रॉप देखने को मिलेगा जर्नी में? पैडी, मेज, वीट या ज्वार? कौन सा देखने को मिलेगा? पैडी, मेज, वीट या ज्वार? तो अगर हम ठंड की बात करें तो जो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो तो गलत। करेक्ट आंसर है सी। जनवरी के महीने में जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका कौन सा? वीट। क्या है? वीट। तो याद रखना, जनवरी के महीने में इनमें से जो क्रॉप आपको देखने को मिलेगा वो है आपका वीट। ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन असर्शन। सोच समझ के बताना, ठीक है? कह रहा है 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। आपको जो 2 स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन कह रहा है मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और रीजन कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स मिनरल। तो क्या ये सही कह रहा है? असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्या सही है ये? मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए और हर लिविंग थिंग को मिनरल चाहिए। तो भाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो इसका आंसर क्या था? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या दे रखा है। इसका स्टेटमेंट 1 है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। क्या कह रहा है? जो रैपिड इंप्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में जो रैपिड इंप्रूवमेंट है वो मेजर फैक्टर प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। तो एक बात बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस किया था और वहां पे भी जो आंसर था वो क्या था कि आपके जो डिलीवरी प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? काफी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 भी सही है। इसका मतलब क्या है कि आपका स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपका? सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स
in urban India depend on informal sources to meet their credit needs. कह रहा है इंडिया में वो कौन सा अर्बन इंडिया में कौन सा वो ग्रुप है जो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है क्रेडिट के लिए, मनी के लिए। ठीक है जी, तो कौन सा इसका आंसर होगा? पहला पुअर हाउस होल्ड, दूसरा हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, तीसरा बोथ पुअर हाउस होल्ड्स एंड हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, या चौथा डी ऑप्शन बोथ वेल ऑफ हाउस होल्ड्स एंड हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट। तो कौन से लोग हैं जो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है? इन चारों में से एक है गरीब घर, एक है वो घर लेकिन जिसमें फैसिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, वो घर जो दोनों ही ऊपर ए और बी दोनों ही वाले, और तीसरा कह रहा है वो बहुत अच्छे घर, वेल ऑफ हाउस होल्ड, अच्छा घर हो लेकिन एसेट्स क्या हो? कम हो। तो कौन से लोग हैं जो आज भी डिपेंडेंट हैं? इसका मुझे एक बार आंसर बताओ। करेक्ट ऑप्शन है सी, दोनों ही, जो गरीब घर है वो और जिनके पास फैसिलिटीज कम है वो। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ पुअर हाउस होल्ड एंड वो घर, क्योंकि भाई आप भी जानते हो आज भी अगर आप भारत की बात करो बहुत से लोग हैं जो लोन पर ही जी रहे हैं, बट सब लोगों को लोन मिलता नहीं है ना, क्योंकि लोन के लिए क्या चाहिए? कोलेटरल। कोलेटरल आपको सबमिट करना पड़ता है। जब तक आप कोलेटरल सबमिट नहीं करोगे बैंक आपको लोन नहीं देता, क्योंकि उन्हें भी एश्योरेंस चाहिए कि हाँ आप लोन पे कर सकते हो, इतना आपके पास होना चाहिए। लेकिन सरकार की कुछ स्कीम्स हैं जो आपको लोन इजीली अवेलेबल करवा देती है अगर आपका उन प्रोजेक्ट प्लान सही लगता है तो। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओह वही सोचूं अभी तक कोई फोटो वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आया था। ऐसा हो ही सकता है कि फोटो वाला क्वेश्चन दे ही ना, इमेज वाला क्वेश्चन दे ही ना। लो जी आ गया बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन। लो कह रहा है व्हाई डज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज टू टेक लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स। फार्मर के लिए क्यों दिक्कत वाली बात आ जाती है जब उन्हें गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन उनके पास कोलेटरल की कमी होती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट लोन। तीसरा हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब जितना भी लेंगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं बैंक वाले इसलिए, या लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी होती है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? कौन सा पार्ट सही है? कौन सा पार्ट सही है? मुझे एक बात बताओ यार, आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको, या बैंक से लोन लो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको? इनफॉर्मल सेक्टर से आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप अपने रिलेटिव से ले रहे हो या जिसका कोई पेपर वर्क नहीं है उससे अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको महंगा पड़ता है। यहाँ तक कि कितनी बार आपने देखा होगा कि अगर कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है तो वो इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ा देता है। ठीक है, और ये सब कुछ इनफॉर्मल सेक्टर पर ही होता है। ठीक, तो क्वेश्चन ही आपको ये कहना चाह रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट बैंक से क्यों लोन नहीं ले पाते, उनके क्या मुख्य कारण है? तो पहला कारण आपको कह रहा है कि उनके पास कोलेटरल यानी कि कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसके बिहाफ पे वो लोग लोन ले सके। ठीक, लाइक प्रॉपर्टी, आपका पेपर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अगर आपके पास जमीन के कागज हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। तो आज के टाइम में जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए लोन लेने के लिए? जमीन के कागज सबसे ज्यादा। वरना एक और चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आजकल के टाइम में? गोल्ड, वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो हो सकता है। या फिर एक और चीज भी है, वो क्या है? सैलरी स्लिप। अगर आप किसी जगह काम कर रहे हो और आपकी सैलरी फिक्स्ड है, इतने साल तक के लिए आपके पास सैलरी है, तो आपकी सैलरी में से पैसे क्या होते जाएंगे? डिडक्ट होते हुए जाएंगे। जैसे एजुकेशन लोन मिलता है, ठीक है जी, तो हायर एजुकेशन के जो आपको जो भी लोन मिलता है तो आपकी सैलरी से कटता हुआ जाता है, तो आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, तो सारे तरीके होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे स्टूडेंट की नहीं हो रही है, फार्मर की हो रही है। तो फार्मर के जो गरीब लोग हैं रूरल एरियाज में, उनकी बात हो रही है, तो उनके लिए क्या दिक्कत आएगा? तो उनके लिए दिक्कत है जी, पहला जो करेक्ट आंसर है, उनके पास कोलेटरल की कमी है, अवेयरनेस भी कम है, क्योंकि उन्हें डराया जाता है कि भाई आपसे सब कुछ छीन लेगा बैंक आके। ठीक है जी, तो उन्हें डराया भी जाता है, अवेयरनेस की कमी होती है, और प्रोसेस भी क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसी भी लोन को सैंक्शन कराने में ना कभी कभी महीनों भी लग जाते हैं। ठीक है, आपको तो कम से कम 100-200 का साइन ही करना पड़ता है। अब भाई फार्मर ये सोचेगा अगर मैं इन सब में पड़ा रहा तो भाई मेरा फसल का क्या होगा? तो वो लोग थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो जो आप लोगों ने कहा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। भाई ये कभी नहीं हो सकता, बैंक सस्ता रेट देता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कैन आई लुक एट द गिवन पिक्चर, भाई इसमें से कुछ लोगों का फ्यूचर भी हो सकता है बाद में, तो कोई हंसना मत, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ तो रहे हो नहीं। चलो जी आगे देखो। तो क्या कह रहा है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर फॉल्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये कौन से इकोनॉमी में आती है? प्राइमरी, क्वार्टरनरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कौन से सेक्टर में आएगा ये मुझे बताओ, कौन से सेक्टर में आएगा ये? देखो भाई आप यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वार्टरनरी का तो चौथा सेक्टर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात सोच समझ के बताना, आपने जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसमें क्या कभी भी आपने क्वार्टरनरी सेक्टर देखा था क्या? तो क्या क्वार्टरनरी कभी होगा? लेकिन तुम मुझे क्या कहेंगे, अबे हमने यही नहीं पढ़ा, यही हो सकता है, ये कर देते। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि थिंकिंग नहीं होती है, पेपर में तुक्का लगाने जाएंगे, अबे यही तो नहीं पढ़ा था, हाँ ये सही कह रहा है, इसी को लगा के आते हैं, और वो मूर्ख है। भाई जब आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है, उसमें जब ये वर्डिंग है तो सीधे आपका बी ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या हो रहा है? सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि भाई आप वहां सर्विस लेने गए थे, अब क्या लेने गए? अपने लिए क्लॉथ्स लेने गए, तो वो जो सामने वाला जो पीपल है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लॉथ दिखा के। तो अगर जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अब लो ना लो इट्स योर चॉइस, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और सर्विस सेक्टर किसे कहा जाता है? टर्शरी को, क्योंकि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या भाई बात बताओ, प्राइमरी वो है जिसमें आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करते हो। क्या एग्रीकल्चर दिख रहा है यहाँ पे आपको? नहीं, हो नहीं सकता। सेकेंडरी में प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है क्या? यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है क्या? यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको सेल किया जा रहा है, तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको सेल किया जा रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। मुझे सिंपल से एक बात बताना, आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, तो आप क्या कहोगे? सर जी खाना एग्रीकल्चर फील्ड से आया हुआ है, तो इसे प्राइमरी दे दूं मैं? सर ये जो खाना आप खा रहे हैं, जो रोटी चावल आया है, ये एग्रीकल्चर फील्ड से आया है, तो इसे प्राइमरी दे दोगे? या कहोगे सर जी जो रोटी बना पहले व्हीट बना फिर पाउडर बना उसमें जाके, तो क्या सर सेकेंडरी दे दोगे? नहीं, आप देखोगे यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो ये लोग हैं इस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग हो रही है किसकी? क्लोथ्स की। तो इसलिए कौन सा सेक्टर है जहां भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बाहर जा रहे हो रेस्टोरेंट में, खाने तो प्रोवाइड कर रहा है वो भी आपको, तो जो भी आपको चीजें प्रोवाइड की जाती है वो सब आपका सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, तो उसका आंसर टर्शरी होगा। और ऐसे क्योंकि दुनिया में तो हर एक चीज किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। तो क्या सब कुछ डाल दोगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही? नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टर्शरी। भूल के भी भाई ये करके मत आ जाना, रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये मत करके आ जाना भूल के भी। एक पल ये कर लो दुख नहीं होगा, लेकिन भाई ये मत करना भूल के भी, क्वार्टरनरी। तो आंसर क्या है? आंसर है टर्शरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर आपका, ठीक है जी। अब अगर हम इसके बात करें किसकी, द फॉलोइंग विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, अच्छा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो बताओ क्या है? The work of which the following comes the secondary sector of the economy? बास्केट वीवर। ये आपको होना कि ये सेकेंडरी के अंदर आ रहा है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो आप, यहाँ बना रहे हो, तो ये है आपका सेकेंडरी वाला, ठीक है। तो थोड़ा क्लियरिटी रखना माइंड में। अब देखो 20 क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू हमारा। अब यहाँ देखो इसके बाद मैप वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, X lives in a town, he cultivates flower along with animal husbandry। तो एक X नाम का शख्स है जो एक टाउन में रह रहा है, क्या कल्टीवेट कर रहा है? फ्लावर, साथ में क्या कर रहा है? एनिमल हस्बेंड्री भी। क्या कर रहा है? एनिमल हस्बेंड्री भी। अब कह रहा है द वर्क ऑफ एक्स विल फॉल अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, तो इसका काम कौन सेक्टर में डिपेंड कर रहा है ये अब आपको बताना है। फ्लावरिंग वाला पार्ट भी है, और कौन सा है? और साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है, तो इसमें कौन से वाला पार्ट है ये मुझे बताओ। अब सुनो भाई, फ्लावरिंग कौन सा फील्ड? प्राइमरी। तो बस क्या दे दो साथ में, मेरा सोच समझेगी। लो भाई ये अच्छा था कि तीनों के ही क्वेश्चन दे दिए बैक टू बैक साथ में, साथ में एक गया हमारा टर्शरी पर, एक गया हमारा सेकेंडरी पर, और एक गया हमारा प्राइमरी पर, ठीक है जी। तो चीजों को थोड़ा सोच समझ के करिएगा। अब ये वैसे है ही नहीं भाई, वो चौथा है, वो अलग फील्ड में, इसमें है ही नहीं, ठीक। तीन ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक।
जब चारों को हम साथ में होते जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, तो चौथे वाले को हम लोग क्वार्टरनरी कहते हैं। चौथा तो है ही नहीं ना मेरे भाई, तीन ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसलिए इन्हीं में से आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर लिख देता तो सर्विस तो तीसरा ये टर्सरी जाएगा, अगर सर्विस सेक्टर तो टर्सरी जाएगा ना। ठीक है, अगर लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो सेकेंडरी जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर तो प्राइमरी जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हम देखते हैं अपना मैप वाला पार्ट। अगर हम मैप वाले पार्ट पर आए, क्या मैप आ गया क्या? नहीं अभी तो नहीं है। ओ आ गया भाई आ गया। चलो, कह रहा है देखो यहाँ देखो क्या कह रहा है यार, ये सही देखने को मिल रहा है, जो इसका है वही इसका चिपका रखा है यहाँ पे। देखो कह रहा है कि द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैप में इसको प्लॉट जरूर करना, क्योंकि एट द एंड आपको आंसर पता हो बट आपको जगह ही नहीं पता तो क्या फायदा उस आंसर का, क्योंकि एट द एंड आपको तो प्लॉट करके आना है ना। तो कह रहा है कि द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1920। आईएनसी का कांग्रेस सेशन 1920 में कहां पे हुआ था? तो आईएनसी का जो नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग हुई थी वो कहां हुई थी? नागपुर रीजन में। कहां हुआ था? नागपुर में। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नागपुर। ठीक है जी। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च, सबको ही पता होगा साबरमती। तो भाई साबरमती से क्या कर देना, बी का ऑप्शन हो गया साबरमती। ठीक है जी। गुजरात कहाँ है? साबरमती कहाँ है? तो वहां पे आप गुजरात कर देना। अब क्या वहां पे, अब मैं दिल्ली में तो क्या बनाता हूँ, रिपोर्ट करके आऊंगा, मैं दिल्ली रिपोर्ट करके आऊंगा। अब आगे सुनो, आगे देखो। अब अगले की अगर हम बात करें यहाँ पे विजली पेड़ का भी क्या है, तो उसका भी वही आंसर था, तो ऊपर था इसका नागपुर और इसका क्या आपका साबरमती। अब ये वाला देखो भाई, ये थोड़ा रटने वाला है तो रट लेना और ध्यान से देखो क्या कह रहा है। लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ जूट, सबसे ज्यादा जूट कौन प्रोड्यूस करता है? सबसे ज्यादा जूट कौन प्रोड्यूस करता है? किसी को पता है? सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है वो स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है वो स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। तो पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वेस्ट बंगाल आएगा। कह रहा है एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट मौजूद है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, अब बताओ क्या है वो नाम? के से स्टार्ट होता है। कुरकुरे नहीं है भाई, वो तो खा ले, कुरकुरे तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, कुछ काकरा पारा ऐसे कुछ करके है, काकरा पारा। ठीक है, तो काकरा पारा जगह है, तो वही जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कौन सा है? काकरा पारा। भाई आपको पता ही है कि गुजरात में वो क्या कहते हैं उसे? फाफड़ा। तो उसी के नाम पे काकड़ा पारा करके आ जाना। काकड़ा पारा इसका करेक्ट आंसर है कि कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट गुजरात में है, तो वो है आपका काकड़ा पारा। आगे सुनो, नेक्स्ट कह रहा है आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड इन झारखंड। इसका क्या आंसर होगा? आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड इन झारखंड। तो इसका तो बहुत बार पूछा गया है भाई, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। बोकारो, बोकारो है जहां पे आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड देखने को मिलेगा। आप ये भी लिख सकते हो, आप इसका आंसर जमशेदपुर भी लिख सकते हो, आप इसका आंसर जमशेदपुर भी लिख सकते हो, याद रखना। नेक्स्ट ये है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। श्री गुरु नाम से पंजाब। अब देखो नाम से बिल्कुल पता चल रहा है कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है? अब कुछ बच्चे पंजाब कह रहे हैं, देखो नजदीक हो लेकिन करेक्ट आंसर है अमृतसर। ठीक है जी भाई, मैंने क्या कहा? करेक्ट आंसर पंजाब तो बहुत बड़ा है, तो उसमें भी कहां पर? जैसे मैंने आपको क्या कहा, झारखंड भी, पूरा झारखंड में मैंने क्या बताया? करके आता ना, मार्क्स मिल जाएंगे, पूरा कटेगा। क्यों? मैंने आपको क्या कहा? झारखंड में तो बहुत सी जगह थी, मैंने बोकारो तब फिर वही क्यों कहा? क्योंकि वो वहां ज्यादा नियर है, तो इसीलिए वहीं पर है। तो यहाँ पे साथ में बोला ना कहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पंजाब में तो बहुत से एयरपोर्ट है, सिर्फ यही है क्या? तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ है? अमृतसर में है। ठीक है, कहाँ है ये? अमृतसर में। ठीक, तो
आज की क्लास में हमने एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। आप कृपया करके इन सब क्वेश्चन को क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करते रहे। हो सकता है फिर से यही क्वेश्चन आपके पेपर में क्या हो जाए, क्लैश कर जाए। आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।